हाय फ्रेंड्स, मैं शिवम। मैं एब्सर्ड टॉपिक पर थोड़ा सा अपने विचार साझा करूंगा। एब्सर्ड का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है एब्सर्ड? ये बिहार पीसीएस में पूछा गया था। एब्सर्ड क्या है? एब्सर्ड जो है वह इसका हिंदी अर्थ होता है विसंगत या असंगत नाटक। विसंगत या असंगत नाटक। असंगत नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत ही चीप भी नहीं है। समझ लेंगे तो, क्योंकि रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, क्या पता फिर पूछ लिए जाए। और नेट में भी पूछे जा सकते हैं, जेआरएफ में भी पूछे जा सकते हैं। किसी भी मतलब ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है अन्य उसमें। तो एब्सर्ड क्या है? विसंगत और असंगत ये नाटक है। इसकी शुरुआत जो है वो मूलतः पश्चिम से हुई। पश्चिम से हुई। तो ये कब हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड, यानी दोनों विश्व युद्धों के पश्चात। दोनों विश्व युद्धों के बाद इसकी शुरुआत हुई। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उन दोनों विश्व युद्ध के बाद उपजी जीवन बोध एवं दर्शन से प्रेरित यह उपलब्धि है। क्या? विसंगत या असंगत नाटक। अब ये अस्तित्ववाद का दर्शन कहां से शुरुआत हुई? तो एक आप देखिए, अस्तित्ववाद का दर्शन, इसकी शुरुआत यूरोप में हुई थी और नाटक के क्षेत्र में यहीं से लिया गया है। क्या लिया गया है? अस्तित्ववाद नाटक के क्षेत्र में जब विसंगतिवाद को प्रश्रय दिया गया, तो अल्बेर कामू नाम का एक दार्शनिक था। अल्बेर कामू नाम का दार्शनिक था। उसने द मिथ ऑफ सिसिफस बुक में कहता है, एक कथन है उसका, उसमें उसने कहा कि मनुष्य और उसका जीवन कर्ता और उसके परिवेश का अलगाव विसंगति की भावना को जन्म देता है। मनुष्य और उसका जीवन कर्ता, उसके परिवेश का अलगाव और उसके विसंगति की भावना को जन्म देता है। मैं एक एग्जाम्पल के तहत बताता हूं। जैसे कोई बच्चा है, ऐसा बच्चा जो 5-6 साल का है, वह अपने घर के बाहर की दुनिया को नहीं देखा है, और सपोज करिए कि वह कुंभ के मेले में खो गया हो। तो वह बच्चा जो कुंभ के मेले में खो गया है और उसके जीवन के जो संघर्ष हैं, कहाँ उसने थप्पड़ खाई होगी, कहाँ उसे किसी ने अपमानित किया होगा, कहाँ उसे किसी ने रोटी खिलाई होगी, कहाँ वो कैसे अपने जीवन में स्ट्रगल करते करते अपना विकास किया होगा, इन सभी चीज़ों को उस बच्चे को चरित्र मान करके जो नाटक लिखा जाएगा वह एब्सर्ड नाटक होगा। और अल्बेर कामू साहब यही कहते हैं कि मनुष्य व उसका जीवन कर्ता व उसके परिवार का अलगाव और उसके परिवेश का अलगाव विसंगति की भावना को जन्म देता है। उसे ही एब्सर्ड नाटक कहा जाता है। अब एक आयनेस्को साहब ने कहा कि प्रयोजनहीन, यानी सभी क्रियाएं जो व्यापार की, व्यर्थ की उल जुलूल व अर्थहीन, व्यर्थता, निरर्थकता, अतार्किकता, अनिश्चयता, ये सभी नाट्य वस्तु की विषय वस्तु होती हैं।
इनका अंतिम लक्ष्य जो होता है, अंतिम लक्ष्य जो होता है, लास्ट एम जो होता है, वह क्या होता है? सभी के भीतर मनुष्य के भौतिक अस्तित्व को परिभाषित करना। अंतिम लक्ष्य क्या होता है? सभी के भीतर मनुष्य के भौतिक अस्तित्ववाद को परिभाषित करना। शुरुआत और उत्थान, यानी कि इनकी जो बिगिनिंग यानी प्रारंभ हुआ था वो कहां से हुआ था, अस्तित्ववाद को डिफाइन करना। आइए देखते हैं एब्सर्ड नाटकों का शुरुआत हुआ कहां से था। अभी तो हमने बताया कि इसकी स्थिति कहां से बनी। अस्तित्ववाद का दर्शन का विकास जब यूरोप में हो रहा था तो नाटक के क्षेत्र में विसंगतिवाद को जन्म दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां हुई उससे नाटककारों ने ऐसा किया। अब आइए देखते हैं इसका शुरुआत और उत्थान। शुरुआत और उत्थान, इसकी शुरुआत जो है वो प्रथम शुरुआत इसके सैमुअल बेकेट को माना जाता है। सैमुअल बेकेट को माना जाता है, या 1952 की बात है। इन्होंने, इनका एक नाटक है वेटिंग फॉर गोदो। यह नाटक प्रतीक्षा पर ही शुरू होता है, प्रतीक्षा पर शुरुआत मतलब अंत होता है। इस नाटक की एक विशेषता होती है, यह सरल वृत्त में नहीं चलता है, यह वृत्तीय गति में चलता है। मतलब यहीं से शुरू होगा और घूमते 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 यहीं आ जाता है। जैसे मैं बच्चा हुआ और फिर मैं घूमते घूमते अपनी जिंदगी को करते करते फिर मैं बच्चा हो गया, मेरी शरीर एकदम वैसी हो गई, मैं वैसे ही छोटे छोटे हाथ हो गए, छोटे छोटे पैर हो गए, मेरी जुबान बंद हो गई, मेरे दांत बिल्कुल बच्चों जैसे हो गए। ऐसी स्थिति जब आ जाए तो उसे ऐसा होगा नहीं। मैंने कल्पना के रूप में एक समझाने का प्रयास किया है, ये मैंने एक वृत्तात्मक स्थिति को बताया। एब्सर्ड नाटक इसी तरह से घूमता है। जो भारतीय नाट्य परंपरा है वह सरल रेखी में चलती है। उसमें नायक जो है वो फलागम को प्राप्त करता है। सुखांत नाटक या दुखांत नाटक या प्रसादांत नाटक ऐसे लिखे जाते हैं। लेकिन एब्सर्ड नाटक का मतलब ये होता है कि चीजें वहीं की वहीं रहती हैं। जिसके जीवन में संघर्ष है वो है, जिसके जीवन में, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय स्थिति में देखिए कि कोई भी यदि संघर्ष करता है तो उसकी स्थिति बदलती है। इट इज द लॉ ऑफ नेचर, ये नेचर का नियम भी है। अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो परिस्थिति क्यों नहीं बदलेगी। लेकिन एब्सर्ड नाटक में ऐसा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति यदि जन्म से ही दोनों पैर नहीं है उसके, तो आप उसके साथ कितना पुरुषार्थ कर लोगे, कितनी ताकत लगा लोगे कि उसके पास पैर आ जाए। वो पैर तो नहीं आ पाएंगे ना। आपने प्लास्टिक का लगवाया या उसका आप आर्टिफिशियल लगवाओगे, लेकिन वो पैर जो प्राकृतिक रूप से उसे दिए गए वो तो नहीं आएगा ना। सेम वही चीज, मतलब उसके पैर जैसे जन्म के समय थे वैसे ही मृत्यु के समय हैं। ये एब्सर्ड नाटक का मतलब है। ठीक है, तो मैंने बताया सैमुअल बेकेट साहब 1952 में एक उन्होंने लिखा वेटिंग फॉर गोदो 1952 में। प्रतीक्षा पर ही शुरू हुआ, प्रतीक्षा पर समाप्त हुआ। इसके अलावा एब्सर्ड नाटकों में कामो है, सार्त्र हैं, जाजेन हैं, आयनेस्को हैं, आदामो हैं, आल्पी हैं, पिंटर हैं। ये सब नाटककार हैं। ये विरूपता की स्थिति को स्वीकार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि देश में अलगाववादी स्वर जो है वह उच्च स्तर से है। अब कोई व्यक्ति अलगाववादी है तो क्यों है, इसके पीछे जब जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो आप देखिए उसका माहौल देखिए, उसकी शिक्षा देखिए, उसकी परिस्थिति देखिए, इसलिए वो अलगाववादी है। तो उन्होंने हूबहू इस चीज को बिना कुछ संशोधित किए रखा है। इसमें इन्होंने बेतुकापन, भोंदापन, भद्दापन, अतार्किकता, निरर्थकता, इन सत्य को बना करके लाया है, प्रकट किया है, दिखाया है, समझाया है, बताया है। शिल्प जो है इनका, इन नाटकों का जो शिल्प है वो कैसा है?
इन नाटकों का जो शिल्प है उसकी मैंने बता दिया, स्थिति वृत्ताकार होती है। कमलेश्वर, भारत के जो कमलेश्वर हैं, भारत के कमलेश्वर जो हैं वह शंकर जी की बारात को इसकी उपमा देते हैं। शंकर जी की बारात में कौन जाता है भाई? सांप, भूत, पिशाच, डंकिनी, पिशाचिनी, मतलब जितने भी अराजक तत्व हैं वो सब शंकर जी की बाराती हैं। ये हिंदू धर्म ही है जहां सभी लोगों को स्वीकार किया जाता है, जहां भूत प्रेतों से लेकर के माला तक की पूजा की जाती है। ये हिंदू धर्म ही है, खड़ाऊ तक की पूजा की जाती है। तो कमलेश्वर जो है वो उपमा में शंकर जी की बारात की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि ये एब्सर्ड नाटक के चरित्र हैं। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा नहीं है इन्होंने उपमा दी है कि शंकर जी के बारात में जितने लोग थे ऐसे ही चरित्र एब्सर्ड नाटक में आते हैं। मतलब कुल मिला जुला करके कहने का एक परिणाम ये है कि समाज का वंचित तबका, उपेक्षित तबका, पिछड़ा तबका, अति संवेदनशील तबका, कमजोर तबका, यह जो भी है यह इस नाटक का चरित्र होता है। कौन से नाटक का? एब्सर्ड नाटक का, जिसका हिंदी अर्थ है विसंगत या असंगत नाटक। ठीक है, अब इसकी रंगमंच क्या है आइए देखते हैं। रंगमंच में इसकी जो है अभिनेता और प्रस्तुति, यानी अभी मैंने बताया अभिनय क्या होता है, अभिनय कितने प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक और आहार्य, मैंने पिछली वीडियो में बताया। प्रश्न शैली का प्रयोग होता है यहाँ पे, इनकी जो रंगमंच है इसमें प्रश्न शैली का प्रयोग होता है। भुवनेश्वर साहब हैं, एक भारत के ही हैं भुवनेश्वर साहब, इन्होंने, ये एक ऐसे नाटककार हैं, इन्होंने विश्व मानव की पीड़ा, भय, निराशा, टूटते हुए रिश्तों का दर्द, आपने सुना होगा आजकल के जीवन में ब्रेकअप बहुत लंबा चौड़ा वो चल रहा है कि हाँ मतलब फर्स्ट ब्रेकअप, सेकंड ब्रेकअप, थर्ड ब्रेकअप, तो लिव इन रिलेशन और ब्रेकअप बहुत अच्छे स्तर से चल रहा है। तो भुवनेश्वर जो है ये इसी की बात कर रहे हैं, विश्व मानव की पीड़ा, भय, निराशा, टूटते रिश्तों का दर्द। और ये तांबे का कीड़ा एक नाटक लिखा था इन्होंने, भुवनेश्वर ने एक तांबे का कीड़ा नाटक लिखा था, तांबे का कीड़ा, तो इसमें इन्होंने इसकी प्रस्तुति की थी। इसी तरह एक लेखक हमारे हुए, नाटककार हुए विपिन अग्रवाल। विपिन अग्रवाल एक नाटककार हुए, इन्होंने भी ऐसे ही कुछ एब्सर्ड नाटकों की रचना करी है, जिसमें इन्होंने तीन अपाहिज को लिखा और एक नाटक इन्होंने लिखा लोटन, एक लिखा इन्होंने खोए हुए तलाश, ऐसा लिखा था। अब देखिए जो इन्होंने तीन अपाहिज नाटक लिखे, इसमें इन्होंने चरित्र किसको बनाया है? कल्लू, लल्लू, गल्लू, ये तीन इनके चरित्र हैं। और कल्लू, लल्लू, गल्लू, देखिए मैं लिख कर दिखाता हूं, कल्लू, लल्लू, गल्लू, मैंने पहले ही बताया था कुल मिला जुला करके वंचित तबकों की बात की जा रही है। तीन अपाहिज नाटक के आप शीर्षक से ही पकड़ सकते हैं क्या है, तो कल्लू, लल्लू, गल्लू, इनके बारे में क्या है? रिक्तता, खींचता और बेचैनी। रिक्तता मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे सारे बाल जो है यहाँ से आधे झड़ने लगे, अब इसको तो मैं रोक नहीं सकता, ये तो झड़ेंगे, समाज के उपहास भी झेलने पड़ेंगे। अब ये जो रिक्तता आएगी बालों की, या तो मैं असली बाल लगवाऊंगा और या तो फिर इसको ऐसे ही यथार्थ में स्वीकार करूंगा। तो ये जो मेरे बाल झड़ेंगे ये रिक्तता है, इसकी पूर्ति तो हो नहीं पाएगी। फिर मुझे खींच होगी, जब मुझे कोई उंगली दिखाएगा या मुझे कोई कहेगा अरे गंजे इधर आ, तो ये जो खींच होगी, फिर मुझे बेचैनी होगी, यार मेरे सारे बाल झड़ गए, अब ये बाल कैसे आएंगे, एक अवसाद की स्थिति में आऊँगा। तो ऐसी स्थितियाँ जहाँ होती है वह एब्सर्ड नाटक के अंतर्गत आती है। विपिन अग्रवाल साहब ने इसमें लिख करके बताया है। इसी तरह से एक लेखक हुए लक्ष्मीकांत वर्मा, उन्होंने रोशनी एक नदी लिखी है,
लक्ष्मीकांत वर्मा, उन्होंने रोशनी एक नदी लिखी है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने एक रोशनी एक नदी लिखी है, जिसमें इन्होंने समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विषयों को बनाया है। इसी तरह से एक इनका दूसरा नाटक है लक्ष्मीकांत वर्मा जी का ही अमृत पुत्र। अमृत पुत्र जो नाटक है, इसमें इन्होंने 3 लोगों को लिया है, प्रोफेसर, जज और प्रोफेसर जज और एक अधिकारी को लिया है, ऑफिसर को। तो इसमें इन्होंने सुविधा भोगी, अवकाश भोगी, प्रशासनिक आभास की स्थिति, मतलब किस तरह से इनकी अदक्षता को स्वीकार, कैसे इनकी निरर्थकता को स्वीकार किया है। ये अकाउंटेंट थे, अधिकारी थे मतलब, तो इनकी निरर्थकता को स्वीकार किया है। तो कुल मिला जुला करके हमारा एब्सर्ड का यहाँ तक की स्थिति समाप्त हुई। अब भारतीय इतिहास से, भारतीय साहित्य के इतिहास से एब्सर्ड नाटक विलुप्त तो हो गया। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब 7वां दशक यानी 1970 के दशक में ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। एब्सर्ड नाटक पूर्ण रूप से बिल्कुल समाप्त हो गया। कब? 7वें दशक में। अब आप समझ सकते हैं, जिसके चरित्र लंपट, चोर, अपराधी, डकैत, रेपिस्ट हो, वह एक लंबे समय तक कैसे चल पाएगा? आज के समाज में जो लेखक लिखेगा उसका जीना भारी कर देंगे। तो मुझे लगता है, मैं एग्जैक्ट क्लियर नहीं हूं, ये मेरी अपनी राय है, मैंने कहीं लिखा नहीं है। इसी कारण से हो सकता है कि इसे चलने में प्रॉब्लम आई हो और फिर इसे बंद कर दिया गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर।